पैलक सिमनिया। नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो हम उत्तराखंड का इतिहास देख रहे थे। उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड ये हमारी 8वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियो में उत्तराखंड के इतिहास का प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल के साथ साथ उत्तराखंड के इतिहास के ऐतिहासिक काल के प्राचीन काल से कुड़िंद राजवंश, पौरव राजवंश और कार्तिकेयपुर यानी कि कत्यूरी राजवंश के बारे में देखा था। तो अब बारी आती है मध्यकाल की, और मध्यकाल से हम उत्तराखंड के 2 प्रमुख वंशों यानी कि कुमाऊं से चंद वंश और गढ़वाल से पवार वंश के बारे में देखेंगे। और अगर आपने इससे पहले 7 वीडियो उत्तराखंड के इतिहास की नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पे कुमाऊं के इतिहास से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें 7 वीडियो क्रम से दिए गए हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में आपको उत्तराखंड का भूगोल भी दिखेगा। 20 वीडियो लगभग 5.5 घंटे की होंगी। उसमें हमने पूरा उत्तराखंड का भूगोल मैप के थ्रू कवर किया है। आप चाहो तो वहाँ से उत्तराखंड का भूगोल भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे चंद वंश के बारे में। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि चंद वंश के बारे में देखते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कत्यूरी राजवंश के बारे में और कत्यूरियों के पतन के समय जहाँ गढ़वाल में कनकपाल ने पवार वंश की स्थापना की और उनके शासकों ने आगे संपूर्ण गढ़वाल को संगठित किया। और इसी समय कुमाऊं में कत्यूरी के पतन के कारण राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था और इसी दौर में ऐसा माना जाता है कि सोमचंद्र ने चंद वंश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि चंद वंश की स्थापना कब हुई थी। तो कुछ इतिहासकार चंद वंश की स्थापना का काल 700 ईस्वी मानते हैं और कुछ इतिहासकार 1025 ईस्वी मानते हैं। तो अगर आप उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड डॉक्टर अजय रावत जी की बुक देखेंगे तो उस बुक में अजय रावत जी अलग अलग तथ्यों के आधार पर ये बताते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से 1025 ज़्यादा उपयुक्त समय लगता है चंद वंश की स्थापना का। लेकिन हमें 700 ईस्वी भी याद रखना है क्योंकि बद्रीदत्त पांडे जी इसी काल को चंद वंश की स्थापना का काल मानते हैं और उत्तराखंड के किसी एग्जाम में 700 ईस्वी को ही चंद वंश की स्थापना का समय माना गया है। तो आपको दोनों समय याद रखने हैं। तो चंद वंश के शासकों को देखने से पहले हम एक मैप देखते हैं। यह है उत्तराखंड का मैप। इस मैप में हमने अलग अलग जगहों के नाम मेंशन किए हैं। जब हम चंद वंश के शासकों के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे जब वो राज्य विस्तार कर रहे होंगे तो अलग अलग जगहों के नाम आएंगे। तो हम एक बार इस मैप में देख लेते हैं उन जगहों की एक्चुअल लोकेशन क्या होगी। तो अगर हमें पहले से इन जगहों के बारे में आइडिया होगा तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये है उत्तराखंड का वर्तमान मैप। इस मैप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये वाला रीजन हो गया गढ़वाल रीजन, और ये कुमाऊं रीजन हो गया, और ये नेपाल रीजन हो गया। और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस नेपाल के रीजन को, जो पश्चिमी नेपाल है, इसको हम डोटी बोलेंगे। तो ये डोटी साम्राज्य हो गया, यानी कि नेपाल का साम्राज्य। और जो चंद वंश की स्थापना हुई थी वो यहाँ चंपावत के काली कुमाऊं से हुई थी। और उसके बाद चंदों के जो बाद के शासक होते हैं वो चंद जनपद का विस्तार करते हैं। और इस विस्तार में कुछ जगहों के नाम आएंगे जैसे कि सोर, सीरा, यह अस्कोट हो गया, ऐसी दानपुर, कत्यूर, बारामंडल, पाली पछाऊं, फलदाकोट, ऐसी सबसे मेन जगह बधानगढ़ी। और ये जगह पवार और चंद शासकों की युद्ध स्थली रही थी। यहाँ पे बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे। और ये जो बारामंडल है ये आज का अल्मोड़ा का रीजन हो गया। ऐसी फलदाकोट ये नैनीताल वाला हो गया। और एक गंगोली ये सरयू नदी बहती है यहाँ से, सरयू नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ पे बागेश्वर में मिलने के बाद ये बॉर्डर बनाती है। हमने ज्योग्राफी में अच्छे से देखा था। तो गंगोली जो है सरयू और यहाँ से रामगंगा नदी आती है उसके बीच में पड़ता है। ऐसी सोर पिथौरागढ़ आज के पिथौरागढ़ हो गया। और जो सीरा है आज का डीडी हाट हो गया। ये डीडी हाट आज का ये पिथौरागढ़ सोर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये डोटी हो गया। तो अब हम चंद वंश के 62 शासकों के बारे में देखते हैं। वैसे शुरुआती जो शासक हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी जिन शासकों के बारे में जो भी हमें पता चलता है उनके बारे में देखेंगे। वैसे हमने पहले बोला था कि हम सारे शासकों को एक वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इससे वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले जिन चंद शासकों ने चंपावत से शासन किया था उनके बारे में देखते हैं। और शासकों के पार्ट 2 वीडियो में हम जिन शासकों ने अल्मोड़ा से शासन किया था चंद वंश के, उनको देख लेंगे। और चंद वंश से तीसरी वीडियो में हम चंद वंश का शासन प्रशासन देख लेंगे। तो चलिए फिर हम इनके शासकों को देख लेते हैं। तो चंद वंश का संस्थापक अधिकतर इतिहासकार सोमचंद्र को मानते हैं, जैसे एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे जी हो गए।
और कुछ इतिहासकार थोहरचंद को मानते हैं, जिनमें हर्षदेव जोशी, फेजर जो कि अपनी बुक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल में चंद वंश का संस्थापक थोहरचंद को बताते हैं, और हैमिल्टन अपनी बुक किंगडम ऑफ नेपाल में भी थोहरचंद को ही बताते हैं, और इसी प्रकार यशवंत सिंह कटोच भी थोहरचंद को ही चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना एटकिंसन से रिलेटेड, तो जो कुमाऊं के इतिहास को क्रमबद्ध करने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है एटकिंसन को। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुमाऊं के इतिहास को सर्वप्रथम क्रमबद्ध तरीके से किसने लिखा, तो उत्तर होगा एटकिंसन। तो हमने पहले भी देखा कि चंद वंश की स्थापना का समय बद्रीधर पांडे जी 700 ईस्वी मानते हैं, और कुछ इतिहासकार 1025 भी मानते हैं। लेकिन अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो हमने पिछली वीडियो में कतुरी वंश देखा था, उसमें हमने उसका समय काल 700 से लेकर 1050 माना था। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हैं, लेकिन हमें 700 ईस्वी को ही याद रखना है। हम इसी के अकॉर्डिंग आगे के जो शासक होंगे उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि सोमचंद्र कौन था और कहाँ से आया था। इससे रिलेटेड अनेक मत और कहानियाँ हैं, लेकिन जो बहुमान्य मत है उसके अनुसार सोमचंद्र इलाहाबाद के समीप झूसी से उत्तराखंड में आया था, और तब उत्तराखंड के कुमाऊं में कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव का अधिकार था, यानी कि तब ब्रह्मदेव कुमाऊं का शासक हुआ करता था। और ब्रह्मदेव सोमचंद्र से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटी, कहीं हमें चंपा नाम मिलता है, कहीं हमें रमा नाम मिलता है, बट इतना याद रखना कि उसने अपनी बेटी का विवाह सोमचंद्र से किया और उसे चंपावत में कुछ जमीन दहेज के रूप में दी, और उसी जमीन में सोमचंद्र ने एक किला का निर्माण किया। उस किले को बोला गया राजबुंगा का किला। तो यहाँ पे हम जो शुरू के शासकों को देख रहे हैं, जैसे कि सोमचंद्र, इनके बारे में कोई हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ जनश्रुतियों पर आधारित है। तो हमने देखा कि सोमचंद्र का विवाह ब्रह्मदेव की पुत्री से होता है, और ब्रह्मदेव उसको चंपावत में या काली कुमाऊं के क्षेत्र में भूमि दान करता है या दहेज में देता है, और उस जगह पे सोमचंद्र एक किला बनाता है जिसको राजबुंगा का किला बोला जाता है। और ये जो किले का आकार होता है ये अंडाकार होता है, और इस किले के चारों ओर वो 4 किलेदारों को नियुक्त करता है, और इन किलेदारों को चाराल बोला जाता है, 4 आल, और शॉर्ट में इनको चराल भी बोला जाता है। तो चराल या चाराल, इन 4 किलेदारों को बोला गया। और ये जो 4 किलेदार थे ये अलग अलग जाति के थे, जैसे एक तरफ कार्की के हो जाएंगे, फिर बोहरा, तड़ागी और चौधरी। तो 4 किलेदार हो गए। तो उसने राजबुंगा का किला बनाया, और यहाँ पे उसने चंद वंश की स्थापना की, और इस जगह को यानी कि चंपावत को उसने अपने राज्य की राजधानी बनाई। और चंपावत 1563 ईस्वी तक चंद शासकों की राजधानी रही थी। और इसके समय में काली कुमाऊं की जो समस्त जनता थी वो 2 धड़ों में या 2 ग्रुप में बटी हुई थी। एक ग्रुप मेहराओं का था और दूसरा ग्रुप था फर्तियालों का। सोमचंद्र क्या करता है, सोमचंद्र इन दोनों ग्रुपों यानी कि मेहरा और फर्तियालों को मंत्री और सेनापति नियुक्त करता है। और इसका जो सबसे पहले अभियान था या सबसे पहला आक्रमण था, इस पहले आक्रमण में सोमचंद्र चंपावत के आसपास ही द्रोणाकोट के राजा को यानी कि खस राजा या रावत राजा को हराता है, और इसमें इसकी सहायता करता है इसका प्रमुख सेनापति कालू तड़ागी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, जो सोमचंद्र था वो स्वतंत्र राजा नहीं था, वो एक मांडलिक राजा था। मांडलिक राजा मतलब सामंत था, और वो डोटी के राजा यानी कि नेपाल के राजा, ये काली नदी के बाद का जो पश्चिमी नेपाल का रीजन है उसे डोटी बोला जाता था, जो कि हमने मैप में भी देखा था। तो डोटी के राजा को वो कर दिया करता था। और तब यानी कि इसके समय में जो डोटी का राजा था वो था जयदेव मल्ल। सोमचंद्र ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी की। चौथानी ब्राह्मणों में तिवारी, सिमल्टिया पांडे, बिष्ट और देवलिया पांडे शामिल होंगे। तो ये चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति सोमचंद्र करता है। और सोमचंद्र ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति करके पंचायतन व्यवस्था की शुरुआत करता है। और ये बूढ़ों और सयानों का काम होता था वहाँ की पुलिस व्यवस्था को देखना, पारिवारिक न्याय व्यवस्था को देखना, और साथ ही साथ राजस्व इकट्ठा करना या लगान इकट्ठा करना। तो हमने देखा कि सोमचंद्र ने काफ़ी प्रशासनिक सुधार किए, और इस कुशल प्रशासनिक सुधार के कारण ही सोमचंद्र को मौलिक पंडित की उपाधि दी जाती है। और सोमचंद्र भगवान शिव का उपासक था। और कुमाऊं की जो ऐपण कला है इसकी शुरुआत सोमचंद्र के काल से ही मानी जाती है। तो ये हमने देखा चंद वंश के प्रारंभिक राजा या संस्थापक सोमचंद्र के बारे में। तो सोमचंद्र का शासनकाल 700 से लेके 721 के बीच हो जाएगा बद्रीधर पांडे जी के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो शासक बनते हैं उनका समयकाल 721 से लेके 869 के बीच है। इसमें सबसे पहले जो दूसरा शासक था चंद वंश का, उसका नाम है आत्मचंद, और उसके बाद पूर्णचंद, फिर इंद्रचंद्र, फिर संसार चंद्र, फिर सुधा चंद्र,
फिर हमीर वो चंद्र और उसके बाद वीणा चंद्र शासक बनता है। और हमें इन शासकों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे हमें बस 2 शासकों के बारे में इतना याद रखना है। एक तो इंद्रचंद्र के बारे में कि इसने रेशम का उत्पादन प्रारंभ किया था या रेशम कारखाना स्थापित किया था। उसके बाद हम सीधे आएंगे वीणा चंद्र पे। तो वीणा चंद्र एक विलासी राजा था, यानी कि मौज मस्ती में रहता था और इसकी कोई संतान नहीं थी। तो इसकी मृत्यु के बाद यानी कि 1869 ईस्वी में राज्य में अराजकता फैल जाती है और इस अराजकता का फायदा यहाँ के स्थानीय खस शासक उठाते हैं और चंदों के राज्य में वो अधिकार कर लेते हैं। और खसों के शासनकाल में चंद राज्य के जो कर्मचारी थे, जो मंत्री थे या सेनापति थे, वो चंपावत को छोड़ करके भाग जाते हैं और खसों का शासन 200 वर्षों तक चलता है। इनके 200 वर्षों के अत्याचारी शासन के बाद जनता परेशान हो जाती है और जनता किसी योग्य राजा की खोज करने लग जाती है। तो इस खोज में वीरचंद्र का चयन किया जाता है। और वीरचंद्र कौन था? वीरचंद्र चंदों के 5वें राजा संसार चंद्र का एक वंशज था, जो नेपाल के तराई में एक शरणार्थी के रूप में रह रहा था। तो परेशान जनता का नेतृत्व श्री सौड़ खड़ायत करता है और वो वीरचंद्र को चंपावत लेके आता है और उसे राजा बनाता है। और श्री सौड़ खड़ायत वीरचंद्र का प्रमुख सेनापति था। इसी की हेल्प से उसने हर्ष राजा शौपाल को पराजित किया और जो भी भगाए गए ब्राह्मण राजपूत थे उन्हें पुनः संगठित किया और जो मेहरा और फरतियाल दल थे उन्हें दोबारा से नियुक्त किया। तो वीरचंद्र ने इस प्रकार चंपावत में दोबारा से चंद शासन की स्थापना की और इसका जो समयकाल है 1065 से लेके 1080 के बीच माना जाता है। इस काल से रिलेटेड एक और पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। इसके काल में डोटी के क्राचल्य देव ने आक्रमण किया था और इसके बारे में हमें बालेश्वर मंदिर के क्राचल्य देव के लेख से पता चलता है और इसका समय 1223 ईस्वी माना जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे वीरचंद्र का समय कुछ अलग है, तो शुरुआत में हमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है टाइम से रिलेटेड, तो आपको ये ध्यान रखने होंगे। बाद में जब हम भारती चंद्र के बारे में पढ़ेंगे वहाँ से हमें काफ़ी कुछ सारी बुक्स में या सारे इतिहासकारों का मत समान लगेगा, लेकिन शुरुआत में टाइम पीरियड कुछ अलग हो सकता है अलग अलग बुक्स में। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन न करके हमें बस इतना याद रखना है कि बालेश्वर मंदिर का जो लेख है वो क्राचल्य देव का लेख है और उसने कुमाऊं में यानी कि चंदों के राज्य में आक्रमण किया था। और वीरचंद्र के बाद जो शासक बनते हैं उनमें रूपचंद्र, लक्ष्मीचंद्र, धर्मचंद्र, फिर कर्मचंद्र, फिर कल्याणचंद्र, निर्भय चंद्र, नरचंद्र, नानकी चंद्र, रामचंद्र, भीष्मचंद्र, फिर मेघचंद्र और ध्यानचंद्र, उसके बाद चंद्र का शासन होता है। लेकिन इनके काल से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख नहीं मिलता, तो इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। और इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल इन शासकों को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित भी नहीं मानते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ नानकी चंद्र के बारे में इतना याद रखना है। एक तो हमने देखा था कि डोटी के शासक क्राचल्य देव ने कुमाऊं में आक्रमण किया और नानकी चंद्र के समय में, जो कि हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख से पता चलता है कि 1191 में अशोक चंद्र ने आक्रमण किया था। ये हमें कहाँ से पता चलता है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से हमें एक और वंश के बारे में पता चलता है। हमने पिछली कुछ इतिहास की वीडियो में देखा था, तो अगर आपने वीडियो देखी है या आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और किस वंश से रिलेटेड गोपेश्वर त्रिशूल लेख था। इसके बाद जो अगला शासक बनता है यानी कि 23वें नंबर का शासक, उसका नाम था थोहर चंद्र। और थोहर चंद्र को चंद वंश का कुछ इतिहासकार वास्तविक संस्थापक मानते हैं और कुछ इतिहासकार, हमने ऊपर भी देखा था, चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद्र को ही मानते हैं, जिनमें कि हर्षदेव जोशी, फेजर, यशवंत सिंह कटोर और हैमिल्टन। थोहर चंद्र से रिलेटेड हमें बस इतना याद रखना है कि इससे संबंधित एक ताम्रपत्र यानी कि गढ़सारी ताम्रपत्र हमें लोहाघाट से प्राप्त हुआ है। वैसे ये ताम्रपत्र थोहर चंद्र का नहीं है, इस ताम्रपत्र में थोहर चंद्र का नाम मिलता है। थोहर चंद्र के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है कल्याण चंद्र और इसका समयकाल यहाँ पे 1275 से लेके 1296 तक है। आपको थोहर चंद्र से जो समय दिया है 1261, आपको उत्तराखंड की सभी इतिहास की बुक्स में यही टाइम मिलेगा। तो थोहर चंद्र से जो समय है वो सब में एक समान ही है, शुरुआत में थोड़ा अलग हो सकता है। और कल्याण चंद्र के बाद जो शासक बनता है उसका नाम था त्रिलोक चंद्र। अब हम त्रिलोक चंद्र के बारे में देखते हैं। त्रिलोक चंद्र चंद वंश का पहला शासक था जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी और इसने अपने राज्य विस्तार में अपने राज्य के यानी कि काली कुमाऊं के पश्चिम में यानी कि वेस्ट में 12 मंडल, पाली और छकाता क्षेत्र तक इसने चंद राज्य का विस्तार किया और इसने भीमताल में एक किले का निर्माण भी करवाया। और त्रिलोक चंद्र के बाद जो उत्तराधिकारी बनते हैं उसमें पहले डमरू चंद्र, उसके बाद धर्मचंद्र शासक बनते हैं और धर्मचंद्र के बाद जो शासक बनता है उसका नाम था अभय चंद्र।
और इसका टाइम पीरियड 1344 से लेके 1374 ईस्वी तक। और अभय चंद्र को मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन माना जाता है। और इससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये चंद शासकों में पहला शासक है। इसका हमें अभिलेख मिलता है और ये अभिलेख 1371 ईस्वी का है। और इस अभिलेख की जो भाषा है वो है कुमाऊनी भाषा। और ये अभिलेख हमें मानेसर मंदिर चंपावत से प्राप्त होता है। और इस अभिलेख को डॉक्टर राम सिंह ने खोजा था। तो आपको इतना याद रखना है कि अभय चंद्र चंदों का पहला शासक था जिसका हमें अभिलेख मिलता है। इससे पहले हमने देखा था कि थोवर चंद्र से रिलेटेड एक ताम्रपत्र मिलता है, लेकिन ये ताम्रपत्र थोवर चंद्र का नहीं होता, उसमें थोवर चंद्र का नाम मिलता है। लेकिन जो ये अभिलेख है ये अभय चंद्र का है। और अभय चंद्र के बाद जो शासक बनता है ज्ञानचंद्र या गरुड़ ज्ञानचंद्र, जो चंद वंश का 29वां शासक था। इससे रिलेटेड एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि ये चंद शासकों में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला शासक था। ज्ञानचंद्र से रिलेटेड हमें गोवासा ताम्रपत्र चंपावत से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक ताम्रपत्र सेरा खड़कोट पिथौरागढ़ से भी प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र में इसके और सोर के राजा विजय बम या विजय ब्रह्म के द्वारा एक संयुक्त भूमि संकल्प किया गया था। और इस ताम्रपत्र में ज्ञानचंद्र को राजाधिराज महाराज बोला गया है, लेकिन विजय बम के लिए कोई भी उपाधि इस ताम्रपत्र में नहीं लिखी गई है। इस आधार पर इतिहासकारों का ये मानना है कि जो सोर का राजा विजय बम था उसने गरुड़ ज्ञानचंद्र की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि ये सबसे पहला चंद शासक था जो दिल्ली के सुल्तान से मिलने गया। और ये दिल्ली के सुल्तान से इसलिए मिलने जाता है क्योंकि जो माल यानी कि तराई भाबर का क्षेत्र है उस पर ये अधिकार करना चाहता है। जो तराई भाबर का क्षेत्र था वो बहुत समृद्ध क्षेत्र था और भू राजस्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था। इसलिए ज्ञानचंद्र इस क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहता था। तो वो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिलने जाता है और उससे बोलता है कि माल क्षेत्र में यानी कि तराई और भाबर क्षेत्र में कत्यूरियों के शासन से ही कुमाऊं का अधिकार रहा है, क्योंकि इस समय इस क्षेत्र में जो अधिकार था वो संभल के नवाब का अधिकार था। तो इसी समय की एक घटना बताई जाती है कि एक गरुड़ उड़ रहा था, तो उड़ते हुए गरुड़ को ज्ञानचंद्र मार गिराता है। इस वजह से फिरोज शाह तुगलक काफी खुश हो जाता है और उसे गरुड़ की उपाधि देता है। तो इसलिए इसके नाम के आगे गरुड़ शब्द जुड़ा हुआ है। और फिरोज शाह तुगलक इसे तराई भाबर का अधिकार दे देता है, लेकिन वहाँ पे पहले से ही सबल के नवाब का अधिकार है। तो ये क्या करता है, अपने जो प्रमुख सेनापति है नीलू कठायत को वहाँ भेजता है और नीलू कठायत इस क्षेत्र को जीत जाता है। तो इस प्रकार तराई भाबर के क्षेत्र में ज्ञानचंद्र का अधिकार हो जाता है। और इस जीत के बदले वो नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि देता है और जागीर भी देता है, यानी कि जागीर में कुछ जमीन देता है। और इस वजह से इसका एक दरबारी जस्सा कमलेखी नीलू से चिढ़ने लग जाता है और नीलू के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और राजा को भड़काता है नीलू के खिलाफ, जिसके कारण पहले नीलू जस्सा कमलेखी की हत्या करता है और बाद में नीलू की हत्या राजा कर देता है। तो गरुड़ ज्ञानचंद्र ने काफी जमीन रौतों और जागीरदारों को दी थी। रौत में मतलब होता है कि बहादुरी के लिए जो जमीन गिफ्ट की जाती थी उसको रौत भूमि बोलते थे। तो रौत में और जागीरदारों को उसने काफी जमीन दी और इन लोगों ने प्रजा पर काफी अत्याचार किए। और इन अत्याचारों का जब विरोध हुआ तो उसमें कुंजीपाल और कीर्तिपाल ने की, ये दोनों भाई थे, तो इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। और बाद में कुंजपाल का जो पुत्र होता है क्षेत्रपाल, उसके नेतृत्व में एक जनता का विद्रोह होता है और इस विद्रोह में राजा की हत्या कर दी जाती है, यानी कि इस विद्रोह के कारण राजा गरुड़ ज्ञानचंद्र की हत्या हो जाती है। और ज्ञानचंद्र के बाद हरिचंद्र या हरिहर चंद्र और उद्यान चंद्र, फिर आत्मचंद्र द्वितीय और उसके बाद हरिचंद्र द्वितीय, तो ये शासक बनते हैं। इनके बारे में भी हमें ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त है। तो इसके बाद हम देखेंगे अगले शासक विक्रम चंद्र के बारे में। विक्रम चंद्र से रिलेटेड हमें एक ताम्रपत्र बागेश्वर मंदिर चंपावत से प्राप्त होता है और इसके समय में भी जनता का विद्रोह हुआ था। उसका नेतृत्व किया था सौड़ करायत ने और इस विद्रोह में राजा के भतीजे भारती चंद्र ने विद्रोहियों का साथ दिया और इसकी वजह से इसने गद्दी हासिल कर ली, यानी कि विक्रम चंद्र के बाद जो शासक बनेगा उसका नाम था भारती चंद्र। और भारती चंद्र से पहले जितने भी शासक थे चंदों के, वो डोटी के राजा को कर देते थे और भारती चंद्र ने डोटी के राजा को कर देना बंद कर दिया, यानी कि भारती चंद्र ने चंद राज्य को डोटी राज्य से स्वतंत्र घोषित कर लिया और डोटी राज्य के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा कर दी और ये युद्ध 12 वर्षों तक चलता है। इस युद्ध के लिए भारती चंद्र समाज की अलग अलग जातियों से एक सेना बनाता है, उस सेना को कटक बोलते हैं। और सबसे पहले ये काली कुमाऊं से सोर की ओर प्रस्थान करता है और सोर को यानी कि पिथौरागढ़ के क्षेत्र को
पहला पड़ाव बनाता है और आज भी इसके साक्ष्य पिथौरागढ़ के देवी सिंह मैदान के पास एक बंद पड़ा कटकू नाला देखा जा सकता है। और इसके बाद ये जो अपना अगला पड़ाव बनाता है ये काली नदी के पास बनाता है और 12 वर्षों तक नेपाल को घेरा डालने के बाद अंत में नेपाल का राजा जयमल्ल, इसको जयमल्ल कर लेना, नेपाल का राजा जयमल्ल या इसको कहीं कहीं यशमल्ल भी मिलता है, पराजित हो जाता है। तो इसके समय में जो डोटी का शासक था वो था यश या जयमल्ल, यशमल्ल या जयमल्ल। और जो सोर के शासक थे उनको बोला जाता था बम शासक या ब्रह्म शासक। और ऐसे ही जो सीरा का शासक था वो था संसार मल्ल। तो डोटी के राजा को हराने के बाद, जिसमें भारती चंद्र के पुत्र रत्नचंद्र ने सहायता की थी, भारती चंद्र अपने पुत्र रत्नचंद्र की सहायता से सोर, सीरा और थल क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। और सीरा से जो मल्ल शासक थे वो नेपाल भाग जाते हैं और सीरा में ये डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त करता है। डुंगरा बसेरा के बाद मदन सिंह और इसके बाद राय सिंह सामंत बनता है और राय सिंह के बाद दोबारा से मल्ल सीरा क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले राई मल्ल, इसके बाद शोभा मल्ल और इसके बाद हरि मल्ल। इनका जिक्र आगे फिर से होगा जब हम बालो कल्याण चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि 12 वर्षों के युद्ध में भारती चंद्र डोटी के राजा जयमल्ल को पराजित कर देता है और डोटी को कर देना बंद कर देता है। और इसके 12 सालों के युद्ध में एक प्रथा थी, कटक वाली प्रथा। इस प्रथा में युद्ध के दौरान जो सैनिक होते थे वो बिना शादी के किसी भी स्त्री को अपने घर में रख सकते थे और इस वजह से जो भी संतान उत्पन्न हुई उसे नायक जाति कहा जाता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं कि भारती चंद्र के 12 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप नायक जाति की उत्पत्ति होती है। और भारती चंद्र अपनी मृत्यु से पहले ही अपने पुत्र यानी कि रत्नचंद्र की वीरता से प्रसन्न होकर उसको अपना राज्य सौंप देता है, यानी कि उसको राजा बना देता है, जो कि राजा बनता है 1450 ईस्वी में और भारती चंद्र की मृत्यु होती है 1461 ईस्वी में। तो भारती चंद्र के बाद जो राजा बनता है वो था रत्नचंद्र और इसके समय में जो डोटी का राजा था वो था नागमल्ल। और भारती चंद्र की मृत्यु के बाद ये नागमल्ल दोबारा से चंद के राज्य में आक्रमण कर देता है और इस आक्रमण में दोबारा से चंद और नागमल्ल के बीच युद्ध होता है और उसमें डोटी के राजा फिर से हार जाते हैं। इसके बाद जुमला, बाजाण, थल के राजाओं को पराजित कर उन्हें भी कर देने के लिए बाध्य किया और इसने सोर यानी कि पिथौरागढ़ के बम राजाओं को भी पराजित किया। इसके शासनकाल में भू बंदोबस्त यानी कि लैंड सेटलमेंट की शुरुआत हुई थी और उत्तराखंड में यह प्रथम प्रयास था और इसका श्रेय जाता है इसके राज्यकर्मी जैदा किराल को। और इसके साथ साथ रत्नचंद्र ने जागेश्वर में मंदिरों का निर्माण भी कराया था। तो ये हमने देखा रत्नचंद्र के बारे में। और रत्नचंद्र के बाद जो राजा बनता है वो बनता है कृतिचंद्र। और जो कृतिचंद्र था वो अपने पूर्व के राजाओं की तरह काफी बहादुर और पराक्रमी था और इसी के काल में यानी कि कृतिचंद्र के काल में ही चंद राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार होता है। तो एक प्रकार से ये एक विस्तारवादी शासक था। तो कृतिचंद्र नाथ संप्रदाय का अनुयायी था और अपने हर कार्य से पहले ये बाबा नागनाथ से परामर्श करता था। अब हम इसके राज्य विस्तार के बारे में देख लेते हैं। राजा बनते ही कीर्तिचंद्र युद्ध अभियानों में सक्रिय हो गया। सबसे पहले इसने 12 मंडल यानी कि अल्मोड़ा के क्षेत्र के बिसौत कोट, खगमरा कोट, शिवनेरा कोट में विजय प्राप्त की और पूरा 12 मंडल को चंद्र राज्य के अधीन कर दिया। और इसके बाद इसने वेस्ट के साइड यानी कि जहाँ कोसी नदी बहती है उस क्षेत्र में भी विजय प्राप्त कर ली और इसके आक्रमण से भयभीत होकर के पाली पछाऊ, रामगंगा, वीनो, गगास क्षेत्र के जो राजा थे उनने आत्मसमर्पण कर लिया। और इसके बाद फलदा कोट जहाँ पे एक खाती राज्य था और कोसैया कुटोली पर इसने विजय प्राप्त की और जहाँ जहाँ ये जीत रहा था उस जगह पे ये अपने राज्य कर्मियों की नियुक्ति कर रहा था, जैसे कमीणों की और सयानों की नियुक्ति कर रहा था। तो इसके काल में जो चंद्र राज्य की सीमा थी वो कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके जैसे कतियूर, दानपुर, अस्कोट, सीरा और सोर के कुछ हिस्सों को छोड़ करके शेष कुमाऊं को कृतिचंद्र ने संगठित किया। और कृतिचंद्र पहला शासक था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। इसने 1500 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल का शासक अजयपाल था और इसने अजयपाल को हराया। और यह आक्रमण इसने कहाँ से किया? चौखटिया के रास्ते से किया। और इस युद्ध के बाद एक समझौता हो जाता है और इस समझौते के अकॉर्डिंग कृतिचंद्र जितने भी क्षेत्र को जीतता है उसे वापस कर देता है, लेकिन अजयपाल को कर या सोना देने के लिए बाध्य किया जाता है और देवघाट को कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा मान लिया जाता है। तो कृतिचंद्र ने लगभग अपने 15 सालों के शासन में
चंद्र राज्य का लगभग 3/4 हिस्सा संगठित कर लिया था। तो ये हमने देखा कीर्ति चंद्र के बारे में। और इसके बाद जो राजा बनते हैं उसमें प्रताप चंद्र, ताराचंद्र, मानकी चंद्र, कल्याण चंद्र थर्ड और पूर्णचंद्र का शासन आया। और इनके काल में भी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है। अब हम देखते हैं चंद शासक भीष्म चंद्र के बारे में, जो कि चंदों का 43वां शासक था। तो हमने देखा था भारती चंद्र ने डोटी शासकों को हराया था। और उसके बाद जब भी राजा बदलता था तो डोटी शासक दोबारा से कुमाऊं में यानी कि चंदों के राज्य में आक्रमण करते थे। तो भीष्म चंद्र के काल में भी एक तरफ 1956 में डोटी का षड्यंत्र हुआ, यानी कि डोटियों ने आक्रमण किया। और इस आक्रमण को रोकने के लिए भीष्म चंद्र अपने बेटे बालो कल्याण चंद्र को भेजता है। तो ईस्ट के साइड बालो कल्याण चंद्र चला गया और वेस्ट के साइड यानी कि पाली और सिरुड़ा में भी विद्रोह हो जाता है। हमने देखा था कीर्ति चंद्र ने पाली पछाऊ और सिनुड़ा क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था, लेकिन बाद में भीष्म चंद्र के समय में यहाँ भी विद्रोह हो जाता है और भीष्म चंद्र इस विद्रोह को रोकने के लिए पाली पछाऊ या इस क्षेत्र में चला जाता है। इसके काल में जो विद्रोह हो रहे थे, इससे भीष्म चंद्र ऐसा अनुभव करता है कि उसकी जो राजधानी है वो बहुत किनारे पर स्थित है। तो वो ये सोचता है कि राजधानी को चंपावत से खगमरा कोट स्थानांतरित किया जाए। खगमरा कोट यानी कि आज का अल्मोड़ा, और इसी जगह पे वो शिविर डाल करके शासन करता है कुछ टाइम के लिए। तो जब वो शिविर डाल करके शासन कर रहा था तो रामगढ़ का शासक गजुआ डिंगा खगमरा कोट में आक्रमण करके भीष्म चंद्र की हत्या कर देता है और जो 12 मंडल का क्षेत्र है उस पे कब्जा कर लेता है। और जब इसकी सूचना बालो कल्याण चंद्र को मिलती है, जो डोटी शासकों से लड़ने के लिए गया था, वो डोटी शासकों से संधि कर लेता है और वापस आकर गजुआ डिंगा को मारता है और 12 मंडल को दोबारा से चंद राज्य में मिला देता है। इसके अलावा भीष्म चंद्र के समय में एक महत्वपूर्ण घटना ख्वास खां का उत्तराखंड राज्य में शरण लेना थी। जो ख्वास खां था वो इस्लाम शाह का विरोधी था और उसने कुमाऊं में शरण ली थी और इस्माइल शाह ने इसे सौंपने का संदेश दिया, लेकिन यहाँ के तत्कालीन शासक यानी कि भीष्म चंद्र ने उसे वापस करने से इनकार कर दिया। और इसका इनकार करना कुमाऊं के राजा की वीरता एवं साहस का प्रतीक था। और तत्कालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने कुमाऊं के राजा की इस बात के लिए प्रशंसा की थी। और इस सब का वर्णन हमें तारीख-ए-दाऊदी जो कि श्री अब्दुल्ला ने लिखा था उसमें मिलता है। तो ये हमने देखा भीष्म चंद्र के बारे में, जिसने ये सोचा कि चंपावत से राजधानी को अल्मोड़ा शिफ्ट किया जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम उन चंद शासकों के बारे में देखेंगे जिन्होंने अल्मोड़ा को राजधानी बना करके शासन किया। उसमें सबसे पहले हम बालो कल्याण चंद्र के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।